हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, जितने भी हमारे 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके सब्जेक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स, इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, ये जो आप लोगों का असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप लोगों को कल यानी कि 17 जुलाई को सबमिट करना है। एंड दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी कि ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इतना लेट डाल रही हूँ। दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आप लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम है। तो दोस्तों, आप लोग इस टाइम के अंदर अपने इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट को अच्छे से बना सकें, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आ गई हूँ। तो दोस्तों, अगले 1 घंटे के अंदर मैं आप लोगों के लिए दोनों क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ डाल दूँगी। बस आप लोगों को एक काम करना है, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, वैश्वीकरण को परिभाषित करें, वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों से जो ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में पूछा जा रहा है और इसके जो विभिन्न आयाम हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ। एंड यस गाइज, इसके बाद जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालने वाली हूँ वो मैं आप लोगों के लिए सेकेंड क्वेश्चन से रिलेटेड डालने वाली हूँ। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइज, आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि वैश्वीकरण की उत्पत्ति को लेकर कुछ विद्वानों का मत है कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है, किंतु हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि वैश्वीकरण अलादीन के चिराग के जिन की तरह अचानक से 20वीं शताब्दी में उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि इसका स्वरूप तो प्राचीन काल से ही विकसित होता चला आ रहा है। इतिहासकार, साधु महात्मा तथा राजा तब धन, शक्ति और ज्ञान की तलाश में नए नए मार्गों की तलाश करते हुए दूर दराज की यात्राएं करते थे। उदाहरण स्वरूप रेशम मार्ग जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था, जो दुनिया के एक बड़े भूभाग को आपस में जोड़ता था और आर्थिक रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा था। मध्यकाल में चंगेज खान तथा तैमूर लिंग के साम्राज्य ने विश्व के एक बड़े भूभाग को जोड़ा, जिससे आधुनिक वैश्वीकरण का अल्प विकसित रूप माना जा सकता है। परंतु वास्तविक वैश्वीकरण की शुरुआत आधुनिक काल में विशेषकर औद्योगिकरण के बाद शुरू हुई, जिसने विश्व को समेटकर एक वैश्विक गांव का रूप देने की कोशिश। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व वैश्वीकरण का नेतृत्व ब्रिटेन ने किया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसका नेतृत्व अमेरिका ने किया। वैश्वीकरण शब्द का प्रचलन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों यानी 1980 एवं 1990 के दशक में शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के बिखराव के बाद आम हो गया। इस प्रक्रिया में पूरे विश्व को एक वैश्विक गांव की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, आपको इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया है। आपको इसी तरीके से ये सारे पॉइंट अपने एग्जाम के अंदर यानी कि आपके असाइनमेंट के अंदर मेंशन करना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण की परिभाषा। टॉम जी कॉट्स संस्थान के परमार वैश्वीकरण को निम्न रूप से परिभाषित करते हैं: सीमाओं के पार विनिमय पर राज्य प्रतिबंधों का ह्रास या विलोपन और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन और विनिमय का तीव्र, एकीकृत और जटिल विश्व स्तरीय तंत्र। यह अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई एक सामान्य परिभाषा है, अक्सर श्रम विभाजन के विश्व स्तरीय विस्तार के रूप में अधिक साधारण रूप से इसे परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है अपने क्वेश्चन के आंसर के अंदर। आप लोगों के लिए ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम।
वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकी आयाम है। इसके विभिन्न आयामों पर विश्लेषण निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा आर्थिक आयाम। वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है आर्थिक आयाम। इसमें बाजार, निवेश, उत्पादन एवं पूंजी का प्रवाह आता है। विश्व के लगभग तमाम विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के पास निवेश के लिए पूंजी का अभाव था। इस निवेश की कमी को पूरा करने के लिए इन राष्ट्रों में विदेशी पूंजी यानी अप्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश की चाहत लगातार बढ़ती जा रही थी ताकि वे अपने राष्ट्र का विकास कर सकें। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के राष्ट्रों के बीच व्यापार काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण वैश्वीकरण में शामिल इन राष्ट्रों के बीच आपसी निर्भरता भी काफ़ी बढ़ी है। अलग अलग राष्ट्रों की जनता, व्यापार और सरकार के बीच जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। इस खुलेपन के कारण दुनिया की ज़्यादातर आबादी की खुशहाली बढ़ी है। इस कारण से वैश्वीकरण के समर्थक इसको दुनिया के लिए वरदान मानते हैं। तो दोस्तों वैश्वीकरण का जो सबसे पहला आयाम है वो है आर्थिक आयाम। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आर्थिक स्थिति है वो दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से बदली है। आज एक देश दूसरे देश के अंदर पूंजी निवेश करता है, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ वैश्वीकरण की वजह से। दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक आयाम। वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हुए हैं। तकनीक के विकास एवं सूचना तथा विचारों की तीव्र गतिशीलता ने राष्ट्रों की क्षमता में बढ़ोतरी की है और वह अपनी ज़रूरी काम, उदाहरण स्वरूप कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमण से राष्ट्र की सुरक्षा करने जैसे कार्यों को पहले से अधिक अब ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। आज उत्पादन वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। विश्व के तमाम राष्ट्रीय परस्पर निर्भर हैं। ऐसे में कोई भी राष्ट्रीय अपना आर्थिक नुकसान करके युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है। तमाम राष्ट्रीय अपनी कूटनीतिक संबंधों द्वारा अपने आपसी विवादों को हल करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस आर्थिक जुड़ाव के कारण वैश्विक समस्याएं जैसे आतंकवाद और अभी देखें तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए साझा कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक आयाम। दोस्तों राजनीतिक आयाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आज जब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि वैश्वीकरण ने मानव के जीवन के हर पहलू को छुआ है एंड उसने जो हमारा एक पर्सन है उसकी जीवन की हर चीज़ के ऊपर असर डाला है, फिर चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो या फिर राजनीतिक स्तर पर। आज एक देश के नेता दूसरे देश के नेताओं से इतने ज़्यादा करीब से जुड़े हुए हैं कि अगर आज अमेरिका में कोई घटना घटती है तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारे भारत पे भी पड़ता है। तो ये सब कुछ किस चीज़ की वजह से? ये सब कुछ है वैश्वीकरण की वजह से। दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक आयाम। वैश्वीकरण के इस तूफान ने दुनिया के हर हिस्से, समाज एवं समुदाय को प्रभावित किया है। संस्कृतियों का फैलाव अब केवल कला या संगीत के जरिए नहीं बल्कि विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के नेटवर्क के जरिए हो रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लोगों का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आवागमन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उदाहरण स्वरूप भारत के लोग थाईलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड गए और अपने साथ साथ वहाँ भारतीय संस्कृति को भी ले गए, जिससे उन्होंने सुरक्षित रखते हुए उसे व्यवहारिक एवं जीवित रखा। सांस्कृतिक वैश्वीकरण में वेशभूषा, जीन्स, साड़ी, कुर्ता पजामा इत्यादि एवं खान पान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण स्वरूप मैकडॉनल्ड का बर्गर आपको दुनिया के किसी भी राष्ट्र की राजधानी में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा सांस्कृतिक आयाम। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी आयाम। हमने उपयुक्त चर्चा की कि वैश्वीकरण ऐसी व्यवस्था है जिसका उदय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के कारण हुआ है, जिसका उपयोग व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में भी हुआ है। इस दृष्टिकोण से वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों ने दुनिया को वास्तव
में एक वैश्विक ग्राम बना दिया है। संचार व्यवस्था में आई क्रांति ने विश्वव्यापी संपर्क को काफ़ी तेज कर दिया है। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट सिस्टम और वेबसाइट के माध्यमों से लोग व्यापार एवं राजनेताओं में मानो कोई दूरी ही नहीं रह गई है। आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में होने वाले कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। इससे हमारे समय और धन दोनों की बचत होती है। प्रौद्योगिकी के विकास ने राष्ट्रों की क्षमता को भी बढ़ाया है। राष्ट्रीय अपने अनिवार्य कार्य जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमण से राष्ट्रों की सुरक्षा करने जैसे मामलों को बेहतर और अधिक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के प्रभाव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं। आज घातक से घातक बीमारियों का इलाज ढूंढकर मानव को स्वस्थ रखने के उपाय ढूंढ लिए गए हैं। इसका प्रभाव हमें कृषि, परिवहन, शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है, क्रांतिकारी परिवर्तनों के रूप में देखने को मिलता है। सो दोस्तों, ये हमारा लास्ट पॉइंट था जो कि था हमारा प्रौद्योगिकी आयाम। तो दोस्तों, ये 4 आयाम आप लोगों को अपने क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करने हैं अपने असाइनमेंट के अंदर। ये चारों पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दोस्तों ये आंसर आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। लास्ट में दोस्तों आप लोगों को एक निष्कर्ष लिखना है जो कि आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि उपयुक्त विवरण से हमने जाना कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके 4 आयाम हैं: सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिकी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण पर उपयुक्त चर्चा से हमें ये ज्ञात होता है कि वैश्वीकरण का मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आया है। एक तरफ शासन व्यवस्था, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों ने मानव जीवन को सरल और सुविधा युक्त बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ गरीब राष्ट्रों एवं खासकर विभिन्न राष्ट्रों के कमजोर तबकों पर भयानक नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं और रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं गुणवत्ता में आई गिरावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष मेंशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। दोस्तों आप लोगों के लिए सारे पॉइंट बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में थे, इसलिए आज मैंने आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड यस गाइज, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।